करते हैं। तो पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संतलन के कारण जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न द्वारा लहरनुमा मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं तो इस तरह के मोड़ को वलन कहा जाता है। ठीक है, तो बात अगर स्पष्ट की जाए, एक आपका भूपटल ऐसा है, ठीक है, अगर कहीं किसी भी फोर्स के कारण आपका अगर इधर से भी इस पर दबाव पड़ रहा है, ठीक है, तो अब इसमें एक ऐसी स्थिति आएगी कि दबाव के कारण जो होगा ये मतलब लहरनुमा मुड़ने रहेगा। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर्स को जो है वलन बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से। अब इसमें टाइप्स होते हैं, मतलब किस किस प्रकार के वलन होते हैं उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, उनकी स्थिति और आकृति एकदम अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको इतना बेसिक आइडिया लग गया कि वलन क्या होता है। वलन जो है आपका पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा जो उत्पन्न क्षैतिज संचलन होता है, संचलन यानी कि जो मूवमेंट होता है, ठीक है, जो प्लेटों में मूवमेंट होता है, उसके कारण जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न द्वारा लहरनुमा मोड़, जैसा कि आपका ये अभी मैंने बोला, ये जो स्ट्रक्चर है लहरनुमा मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग वलन बोलते हैं। ठीक है, यही मेन हमें समझना है, वलन इसी को बोलते हैं। ठीक है, और कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करना है कि ये वलन क्या है, कैसे है, आपको ये बेसिक एकदम तरीके से समझ में आ गया होगा कि वलन क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हम लोगों की वलन में ऊपर उठे भाग को अपनति तथा नीचे धसे भाग को अभिनति कहते हैं। जैसे वर्ड से स्पष्ट है कि अपनति यानी कि ऊपर उठा हुआ भाग, ठीक है, और अभिनति की ये नीचे वाला भाग, यानी नीचे ये झुका वाला भाग है, इसको अभिनति बोले थे, और ये वाले भाग है जो इसको अपनति बोलेंगे। ठीक है, ऊपर उठा हुआ है तो अपनति, नीचे की तरफ है तो अभिनति। ठीक है, इस तरफ से आप समझ सकते हैं चीज़ों को आराम से। ठीक है, तो आगे आइए डिस्कस करते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, और सबको एक डायग्राम नीचे दिया होगा, इजी वे में एकदम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोग का वलन का प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोल्ड। ठीक है, तो इसमें आपका पहला होगा अधिवलन, दूसरा है आपका समित वलन, और तीसरा है आपका असमित वलन, और उसके बाद है आपका एकनत वलन, फिर है समनत वलन, फिर है परिवलित वलन और अधिक्षेपित वलन, फिर उसके बाद है आपका प्रतिवलन, ग्रीवाखंड आदि वलन के प्रमुख प्रकार हैं। तो ये कुछ वलन के फोल्ड के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फोल्ड। ठीक है, तो इन सभी को एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब फोल्ड पड़ता है तो उसमें अलग अलग टाइप से, मतलब उसमें अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो इसके वजह से जो है कि इसको कैटेगराइज किया गया है या इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसी डिवाइडेशन को या उसी कैटेगराइज को इसमें आपको बताया गया है, और बाकी बेसिक जो तरीका है उसका वलन फोल्ड के निर्माण का वही प्रोसेस है, और कुछ उसमें अलग नहीं है, बस उसको कैटेगराइज किया गया है, अलग किया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग अधिवलन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अधिवलन को देख रहे थे। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ऊपर कर लूँ थोड़ा सा डायग्राम शो हो तो दिखाई देगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो अधिवलन को देख रहे थे हम लोग। तो इसमें आपका होता है कि इस वलन की जो दोनों भुजाएं किसी एक दिशा में झुक जाती हैं, और तथा एक भुजा तीव्र ढाल वाली तथा दूसरी भुजा धीमी ढाल वाली। तो एक भुजा तीव्र ढाल की होती है और दूसरी भुजा क्या होती है, धीमी ढाल की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाली जो भुजा है आपका तीव्र ढाल है, और इधर से जो एक भुजा आप देख रहे हैं वो बहुत ही हल्का सा ढाल है या मंद ढाल है। ठीक है, तो इसी के बारे में बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, फिर उसके बाद है कि वलन का अक्ष टूटा हुआ नहीं होता है, केवल झुका हुआ होता है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर का जो आपका है हिमालय के पीर पांजल श्रेणी है, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है, कि ये टूटा नहीं है ना ब्रेक हुआ है, ये इसी प्रकार से है, बट एक भुजा जो इसकी है बहुत ही तीव्र ढाल है और दूसरी भुजा जो है बहुत ही कम ढाल है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, पहचान सकते हो कि अधिवलन जो है किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये अधिवलन का डायग्राम है, बहुत ही इजी है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं यूज करना है आप पे कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही क्या इसमें कुछ एक्सप्लेन की ज़रूरत भी नहीं है, तो ज़बरदस्ती उसको खींचे जाए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे जो है हम लोगों का सम्मित वलन, उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सम्मित वलन के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के मोड़ में वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, समान रूप से इसकी झुकाव है दोनों तरफ से, दोनों भुजाओं की। ठीक है, और फिर उसके बाद है आपका कि तथा वलन का अक्ष धरातल पर लंबवत होता है,
इसे सरल वलन या जूरा मोड़ भी कहा जाता है, क्योंकि जूरा पर्वत में इसी प्रकार के सरल वलन पाए जाते हैं और सममित वलन के उदाहरण विश्व में कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो जूरा वलन है ये आपका जो है कि स्विट्जरलैंड का है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्थित। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है इस टाइप्स के वलन को फाइंड आउट करना। क्या होता है कि दोनों जो भुजाओं का जो ढाल होता है या झुकाव होता है वो एक समान होता है। ठीक है, और इस तरह के फोल्ड को हम लोग सिंपल फोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपको बता ही दिया मैंने, जो आपका स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत है इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है सममित वलन का। ठीक है, आगे देखते हैं आप। तो हम लोग जो है असममित वलन के बारे में देख रहे थे। ठीक है, आइए इसको देख लें। तो इस प्रकार के वलन में एक भुजा कम तथा दूसरी भुजा काफी झुकी हुई होती है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में दोनों भुजाओं का झुकाव असमान होता है और असममित वलन में भी अक्ष धरातल के लंबवत ही होता है, झुका हुआ या टूटा हुआ नहीं होता है ये। ठीक है, तो आइए इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने डायग्राम है। तो आप देख सकते हो एक हिस्सा जो है इससे मतलब डिफरेंट है दूसरी भुजा से। ठीक है, एक तरफ ढाल जो है मतलब ज़्यादा है और एक तरफ कम है। ठीक है, तो इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो जैसा कि ऊपर हमें दिया गया था। ठीक है, क्या इस प्रकार के वलन में जो है एक भुजा कम तथा दूसरी भुजा काफ़ी ज़्यादा झुकी हुई होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। आपको इजी पता चल जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा झुका हुआ है जैसे कि ये। ठीक है, और ये वाला मतलब बहुत स्लोप जो है इसके कंपेरिजन बहुत कम है। ठीक है, और इसमें आपको ये भी बताया गया है कि दूसरी भुजा काफ़ी ज़्यादा झुकी हुई होती है, और दूसरे शब्दों में अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो दोनों भुजाओं का झुकाव एकदम डिफरेंट होता है। आप डायग्राम में देख के समझ सकते हो कि दोनों भुजाओं का जो है एकदम पूरी तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है असममित वलन में भी अक्ष धरातल के लंबवत ही होता है। अक्ष जो है आपका धरातल के लंबवत होता है, आप देख सकते हो। और फिर इसके बाद जो है झुका हुआ या टूटा हुआ ये नहीं होता, यानी कि कहीं से झुका और टूटा इसमें ब्रेक्स नहीं होते हैं, टूटने फूटने वाले प्रोसेस। ठीक है, तो इस टाइप से आपका एकदम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी है ब्रिटेन के दक्षिण पेनाइन, बृहद एवं लघु हिमालय आदि इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है असममित वलन का। ठीक है, तो आप इसको याद करना, ऐसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपसे। आगे देखते हैं एकनत वलन के बारे में। तो एकनत वलन कैसे होता है? ठीक है, तो हम लोग एकनत वलन को देख रहे थे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इस प्रकार के वलन में वलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी तथा दूसरी भुजा सामान्य झुकाव या ढाल वाली होती है, और वास्तव में इस प्रकार के पर्वतों में एक ही भुजा होती है तथा अक्ष समय दूसरी लंबवत खाड़ी भुजा का कार्य करता है। ठीक है, यदि संपीड़नात्मक बल केवल एक ही दिशा में आ रहा हो तो इस प्रकार के वलन का निर्माण संभव होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका जो है ऑस्ट्रेलिया के मध्य रेंज में इस टाइप्स के वलन देखने को मिल सकते हैं, एकनत वलन। ठीक है, तो बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है। वलन बनने का जो प्रोसेस है मैंने पहले ही बता दिया कि वो जो भी है ट्रेंच है, जो भी प्रेशर्स है जो चट्टानों में पड़ता है उसके फलस्वरूप जो है आपका ये लहरनुमा होता है। बस ये क्या है कि स्ट्रक्चर्स के आइडिया के हिसाब से इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं, लेकिन बट बनने का जो प्रोसेस है इसका सेम है। ठीक है, तो ये एकनत वलन का थोड़ा सा एग्जांपल था। डायग्राम के हिसाब से आप इजी समझ सकते हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की कुछ आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। आगे देखते हैं समनत वलन के बारे में। ठीक है, तो समनत वलन को देखते हैं। आइए, यह अधिवलन की ही एक विकसित अवस्था है जिसमें वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से झुककर एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। ठीक है, और ऐसा प्रायः तब होता है जब वलन की दोनों भुजाओं पर दोनों दिशाओं से समान संपीड़नात्मक बल क्रियाशील होता है। संपीड़नात्मक बल का मतलब इस प्रकार से जैसे कि उसका स्ट्रक्चर है फोल्ड का। ठीक है, इसी को संपीड़नात्मक बल बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो बल लगता है वो संपीड़नात्मक लगता है, यानी कि स्ट्रेट नहीं लगता है, इस टाइप से लगता है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो आगे जो है इसमें आपका कि इसमें वलन का दूसरा भाग लटका हुआ नजर आता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में स्थित जो है चिट्टा रेंज इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है या बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का है परिवलित वलन या शयान वलन। ठीक है,
ये कैटेगराइज वलन है, आपका डिवाइड किया गया है और इस सभी को हम लोग देख रहे हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन की इसको कैसे पहचाना जाए। और इसका अगर हम लोग डायग्राम देखे रहेंगे, अगर पहाड़ी सेक्टर में या क्षेत्रों में इस टाइप से जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिक ये आइडिया लग जाएगा ये किस टाइप्स का फोल्ड है। ठीक है, तो परिवलित वलन या सायन वलन को देखते हैं। यह समनत वलन के आगे की विकसित अवस्था है, यानी कि ये जो समनत वलन हम लोग देखे हैं अभी, उसकी ये आगे की विकसित अवस्था है जिसमें अत्यधिक तीव्र क्षैतिज संचलन के कारण जब वलन की दोनों भुजाएं समानांतर साथ साथ क्षैतिज भी हो जाती हैं तथा पूरा वलन धरातल पर लेटा हुआ लगता है तो इसे दोहरा मोड़ भी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए हम लोग तो ब्रिटेन की कैरी कैसल रेंज जो है इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्रिटेन की जो है कैक्सल जो है इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, रेंज जो है कैक्सल रेंज। ठीक है, और इसके आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका अधिक्षिपित वलन। ठीक है, अधिक्षिपित वलन को देख लेते हैं, आइए। ठीक है, तो जब कभी क्षैतिज संचलन के कारण अधिक संपीड़न के फलस्वरूप चट्टानें वलन अक्ष पर टूटकर एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं या फिर आगे बढ़कर किसी दूसरी चट्टान पर आरोपित नजर आती हैं और चट्टानों का क्रम उलट जाता है, अर्थात पुरानी चट्टानें ऊपर की ओर और नई चट्टानें नीचे हो जाती हैं, तो फिर चट्टानों में ऐसे उलट पुलट को ही उत्क्रम कहा जाता है। ठीक है, उत्क्रम कहा जाता है इसको। ठीक है, और फिर इसके आगे आपका है वलन का ऊपर की ओर उठा भाग ही अधिक्षेपित वलन कहलाता है, यानी कि जो वलन का ये जो ऊपर का उठा हुआ भाग है इसी को अधिक्षेपित वलन बोलते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स को ही अधिक्षेपित वलन होते हैं, यानी कि एक लेयर ऐसे मतलब इस प्रकार से ये बल होता है कि इस टाइप से ऐसे आपका, एक सेकेंड डायग्राम में बनाता हूँ, तो इस टाइप से जो होता है इस प्रकार से जो इसका स्ट्रक्चर्स होता है ये आपका अधिक्षेपित वलन का बहुत भी बढ़िया मतलब ये डायग्राम है, इसके द्वारा आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, यानी कि जो पुरानी चट्टानों के ऊपर नई चट्टानों का जो अध्यारोपित यानी कि अधिक्षेपित हो जाता है उसी कारण जो है अधिक्षेपित वलन का निर्माण होता है। ठीक है, उसी को अधिक्षेपित वलन भी बोला जाता है, जैसा कि हमने ऊपर आपको पढ़ के स्पष्ट रूप से बताया। ठीक है, आप डायग्राम में बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, ये उल्टी भुजा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और फिर ये मोड़जनक बल की दिशा यानी कि इधर से आपका जो है फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये आपका अक्ष है, एक्सिस। ठीक है, और ये मतलब जैसे कि ये पुरानी चट्टान है या पुरानी लेयर्स है तो ये नीचे की तरफ क्षेपित हो रहे हैं, अधिक्षेपित, और ये जो नई जो लेयर्स है या नई चट्टान है जो फोर्स के कारण जो इसके ऊपर अधिक्षेपित दिखाई पड़ती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक्षेपित वलन। ठीक है, और कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, एक्स्ट्रा लॉजिक भी लगाने की आवश्यकता नहीं हम लोगों की। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रतिवलन किसको बोलते हैं। तो प्रतिवलन को देख लेते हैं। तो जब अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे प्रतिवलन कहते हैं। ठीक है, और फिर इस प्रकार के वलन में वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिवलन था। इसमें आपका क्या होता है कि जब अधिक संपीड़न के कारण वलन की एक भुजा है दूसरे पर उलट जाती है तो ये इसको क्या बोलते हैं, प्रतिवलन कहते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इसका, बहुत ही इजी लैंग्वेज पहले तो यूज किया है और इसमें कुछ और इजी करने की आवश्यकता मुझे लग नहीं रही है। ठीक है, तभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और इजी हो जाए। और इसमें फिर आगे है आपका कि इस प्रकार के वलन में वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रतिवलन था। और आगे देखते हैं ग्रीवाखंड। तो ग्रीवाखंड देख सकते हैं, इसका नीचे स्ट्रक्चर्स या डायग्राम बना हुआ है, इजीली आप इसको समझ सकते हो। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। संपीड़न की अत्यधिक तीव्रता के कारण जब किसी वलन की भुजा इतनी अत्यधिक मुड़ जाती है कि वह वलन के अक्ष पर टूट जाती है तथा छिटक कर दूर जा गिरती है तो इसे ग्रीवाखंड कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि फोर्स जो लगता है उस फोर्स के कारण जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो दो खंड होते हैं वो टूट जाते हैं और उसके ऊपर जो वो मतलब ऊपर दिखाई देता है, ऊपर मतलब लगता है कि पूरा वो कवर कर लिया है, तो उस टाइप से ये ग्रीवाखंड का निर्माण करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पढ़ के आपको एकदम अच्छे से बताया भी है आपको कि संपीड़न यानी कि संपीड़न बल जो लगता है अत्यधिक तीव्रता के कारण जब किसी वलन की भुजा यानी कि वो बल जब अधिक तीव्र हो तो उसके कारण किसी वलन की भुजा इतनी अत्यधिक मुड़ जाती है, यानी कि जो फोल्ड होता है, जैसा कि हम लोग का ये नॉर्मल फोल्ड चल रहा था, लेकिन ये अगर मतलब इतना फोर्स लगता है कि जिसके कारण कि इतना इस पे दबाव पड़ता है कि ये टूट जाता है। ठीक है, ये वलन, तो इसी को जो हम लोग ग्रीवाखंड बोलते हैं। ठीक है,
तो आगे इसमें आप देख भी सकते हैं कि वह वलन के अक्ष पर टूट जाती है, यानी कि जहाँ वलित होता है, यानी कि जो ये वलन यहाँ पे हुआ तो ये क्या होता है कि इतना प्रेशर पड़ता है कि यहाँ से टूट जाती है, ठीक है। और इस टाइप से पूरा उसका स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे टूट जाती है, ठीक है, और तथा छिटक कर दूर गिरती है, ठीक है। मतलब उस वलन का जो पॉइंट है अच्छे एक्सिस है वहाँ से वो दूर जाके गिरती है, ठीक है। इसको ही ग्रीवाखंड कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो, डायग्राम बहुत ही अच्छा है। आगे देखते हैं, तो आगे ग्रीवाखंड के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ग्रीवाखंडों का सबसे अधिक क्रमबद्ध अध्ययन अल्पास पर्वत में हुआ है, यानी कि ग्रीवाखंड का सबसे अधिक आपका अगर स्टडी हुआ है तो अल्पास पर्वत रेंज में हुआ है। और फिर यहाँ पर 4 प्रमुख ग्रीवाखंडों का विशेष रूप से अध्ययन हुआ है, ठीक है, जिनकी स्थिति के अनुसार नीचे से ऊपर की ओर क्रम है हेलिवेटिक ग्रीवाखंड, और फिर उसके बाद आपका है पिनाइन ग्रीवाखंड, फिर उसके बाद आपका है ऑस्ट्राइड ग्रीवाखंड, तथा उसके बाद आपका आएगा डिनाराइट ग्रीवाखंड, ठीक है। तो इस प्रकार से है ये। और फिर उसके बाद आपका जो है जब एक ग्रीवाखंड के ऊपर दूसरे ग्रीवाखंड के कुछ भाग के कट जाने से निचले ग्रीवाखंड का भाग दिखाई पड़ने लगता है तो उसे खुले हुए भाग को खिड़की कहा जाता है, ठीक है। और फिर अल्पास की तरह हिमालय पर्वत में भी ग्रीवाखंडों की कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे में आप गढ़वाल तथा कुमाऊं हिमालय में देख सकते हैं इसको। गढ़वाल में नैपे और तथा उसमें जो है क्रॉल नैपे विशेष इसका उदाहरण है। गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल में आपका नैपे है और जो कुमाऊं हिमालय में आपको क्रॉल नैपे जैसे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं ग्रीवाखंड के। और आगे जो है इसमें कि गढ़वाल नैपे में चट्टाने रवेदार नीस और शिष्ट हैं, जिनमें ग्रेनाइट और अंतर्वेधित है, ठीक है। और फिर जो क्रॉल नैपे में है आपका मुख्य चट्टान क्वाटरजाइट होता है, ठीक है। ये क्रॉल नैपे जो होता है ग्रीवाखंड में, तो इसमें मुख्य जो आपका चट्टान वो क्वाटरजाइट होता है, ठीक है। इसमें आगे कुछ देख लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट, ठीक है। तो इसमें जो ग्रीवाखंड के प्रकार के बारे में दिया गया है उसको भी देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रीवाखंड। तो इसमें जो है पहला पॉइंट है कि आपका ऑटोथोनस ग्रीवाखंड, जब वलन का एक भाग टूटकर पास में ही दूसरे भाग पर चढ़ जाता है तो उसे ऑटोकोथनस ग्रीवाखंड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी मतलब वही प्रोसेस है, बट इसको थोड़ा सा कैटेगराइज इसमें भी ग्रीवाखंड को कर दिया गया है। प्रोसेस उसका वही है, यानी कि जहाँ पे वलन होता है वहाँ पे उस प्रेशर या फोर्स के कारण जो होता है वलन टूट जाता है, और जो ऊपर वाला खंड होता है वो छिटक के कहीं दूर जाके गिर जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार से ग्रीवाखंड का निर्माण होता था। और उसी प्रकार से ये जो आपका है ऑटोकोथनस ग्रीवाखंड जो है इसी टाइप से इसका भी निर्माण होता है, या इसी टाइप से वो भी बनता है, ठीक है। आगे जो है इसमें एलोकोथनस ग्रीवाखंड, इसमें आपका जब वलन की ग्रीवा अक्ष के सहारे टूटकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर दूसरी मोड़ पर चढ़ जाती है एवं उनका संबंध स्थानीय चट्टानों संरचना से नहीं रहता है, तो ऐसे ग्रीवाखंड को एलोक्थोनस ग्रीवाखंड बोलते हैं, ठीक है। तो उसी की स्थिति है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इसमें। वो पास में जो उसका खंड गिरता है और इसका जो है कुछ बहुत ज़्यादा दूर 100 किलोमीटर के आसपास इसमें लिखा है, दूर जाके गिरता है। उसके जो भी है नेक्स्ट जो पार्ट है भुजा है उस पर, तो उस टाइप से जब ये होता है तब इसको बोलते हैं हम लोग एलोक्थोनस ग्रीवाखंड, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एलोक्थोनस ये ग्रीवाखंड है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है मुझे। आगे देखते हैं, आइए इसमें। तो आगे आपका है पंखाकार वलन, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग पंखाकार वलन को देख रहे थे, ठीक है। तो पंखाकार जो वलन होता है, जब एक बृहत वलन की भू अपनति एवं भू अभिनति में अनेक छोटे छोटे अपनतियाँ एवं अभिनतियाँ बन जाती हैं तो उन्हें क्रमशः समपनित एवं सम अभिनत कहा जाता है, ठीक है। तो जब एक बृहत वलन की भू अपनति में, यानी कि कोई बहुत बड़ा वलन है, ठीक है, इस टाइप से, फिर उसके बाद जो है इसमें भू अपनति एवं भू अभिनति में अनेक छोटे छोटे अपनतियाँ एवं अभिनतियाँ, ठीक है। ये जो अपनति यानी ऊपर उठा, अभिनतियाँ नीचे हुआ, मतलब इसमें जो ऊपर नीचे ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, बनते हैं, तो उन्हें क्रमशः समपनित एवं सम अभिनत कहा जाता है। इसी को जैसा कि हम लोगों ने ऊपर ही अगर वलन का पहले इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो उसी में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो इस प्रकार से हम लोग का वलन का स्ट्रक्चर है,
तो ये हम लोगों का अपनति वाला भाग है और ये क्या है, अभिनति वाला। उसी चीज़ को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो आगे जो है हम लोगों की, चूंकि इनकी आकृति पंख की तरह होती है अतः इन्हें पंख वलन भी कहा जाता है। कुछ खास इसमें चेंजेस नहीं है, बस इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो पंखाकार होता है, जिसके कारण इसको पंखाकार वलन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जमशेदपुर एक पंखाकार मोड़ पर ही बसा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मतलब माना जाता है। अब पूरा रिसर्च इस पे अच्छे से हुआ है या उसको क्लियर किया गया कि नहीं, लेकिन बट माना जाता है कि जो जमशेदपुर है आपका वो पंखाकार जो वलन है या पंखाकार मोड़ पे जो है आपका स्थित है या बना हुआ है। ठीक है, और फिर मतलब जो भी जमशेदपुर जो आपका शहर है या वो है वहाँ पे स्टेबल है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो खिसकने एवं कटने से उबड़ खाबड़ बन गया है, यानी कि वो खिसकने के कारण जो है और कटने या टूटने फूटने के कारण जो है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा रफली हो गया है या उबड़ खाबड़ हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। तो आगे इसमें है हमारा कि समपनित में एक बृहद अपनति के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अपनतियाँ एवं अभिनतियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए आपका स्कॉटलैंड के दक्षिण उच्च भाग और सम अभिनति में एक बृहद अभिनति के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अपनतियाँ एवं अभिनतियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का कोटवार का पठार, आप इसको एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ठीक है, कुछ लॉजिक नहीं है वलन में, बस आपका वलन का जो मेन प्रोसेस है बनने का वही है। स्टेंस जो पड़ जाता है दबाव के कारण तो वो ऊपर नीचे जो लहरनुमा उठ जाती हैं, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस स्ट्रक्चर्स में होते हैं। इसके आधार पे इसको कैटेगराइज किया गया है। पंखाकार वलन बोल रहा है आपका, तो उसका स्ट्रक्चर्स पर पंखाकार है, बट जो उसका स्ट्रक्चर है वो पंखाकार है, बट बनने का जो प्रोसेस है आपका सेम सब में वही प्रोसेस है। ठीक है, किसी पे दबाव ज़्यादा पड़ता है तो वो टूट जाता है, तो कोई ऐसा मतलब भाग ऊपर उठता है और नीचे जो है मतलब जो अभी पंखाकार वलन में हम लोग बात कर रहे थे अपनति एवं अभिनति होती है। जैसे कि ऊपर जो उठा वाला वलन का भाग है अपनति उसको बोलते हैं और नीचे जो झुका वाला भाग है उसको अभिनति बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा पंखाकार वलन भी हम लोग खत्म। वलन का कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट तो था नहीं। आप